माय नेम इज़ राज और मैं हूं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो से, डे 1 से। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता और इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो ये वीडियो और ये क्लास आपके बहुत काम की है। शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल ज़ीरो से ताकि हर चीज़ आपको बारीकी से समझ आए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक समझ जाएं एक बार तो कितनी भी कठिन या कितनी भी जटिल चीज़ हो वो हो जाती है आपके लिए आसान। तो चलिए अंग्रेजी सीखने से पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं। तो बेसिक्स में आपको मैं बताने जा रहा हूं सिर्फ 10 पॉइंट्स। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को ठीक से समझ गए तो उसके बाद आपके लिए इंग्लिश हो जाएगा बहुत आसान। आपके लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए ये इंग्लिश हो जाएगा बहुत आसान। लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे वीडियो ना समझकर आप समझे कि ये है आपकी एक इंग्लिश क्लास, मैं आपका टीचर और आप मेरे सामने बैठे हुए मेरे स्टूडेंट। तो करना क्या है आपको, आप अपनी कॉपी और पेन को अपने साथ लेकर बैठिए। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में समझाता जाऊंगा, बोर्ड पर लिखकर बताता जाऊंगा, वैसा ही वैसा आपको अपनी कॉपी में करना है नोट, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। बैठ जाइए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ। तो ये रहे वो 10 बेसिक पॉइंट्स। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि ये जो 10 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को अपने कॉपी में जैसा यहां लिखा है वैसा ही आप नोट कर लीजिए। अब आगे का काम सिर्फ इतना है कि हमें इन चीजों को, इन पॉइंट्स को एक एक करके बारीकी से समझना है। तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले शुरू के 3 पॉइंट्स को समझते हैं। तो वो तीनों पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है यही एक सेंटेंस को जन्म देते हैं और उनको फ्रेम करते हैं। अगर आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये तीनों ही मिलके सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। अब सबसे पहले हम इसको ही समझ लेते हैं, फिर बाकी 2 चीजें आराम से समझेंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो लिखा है कि राकेश क्रिकेट खेलता है। अब मैंने जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया है कि कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। तो ये जो 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, जैसे कि राकेश क्रिकेट खेलता है, दिनेश पंकज को जानता है, राकेश को राम पढ़ाता है, उसे मैंने देखा था और हमें चाचा जी ने बताया था। इन 5 सेंटेंसेस में सबसे पहले हम कर्ता को खोजना सीखते हैं। तो कर्ता मतलब काम को करने वाला। तो सेंटेंस है कि राकेश क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस के अंदर काम को कौन कर रहा है? तो सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले ये जाने कि काम हो क्या रहा है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम जो हो रहा है वो हो रहा है खेलने का। क्या हो रहा है? खेलने का। खेलना मतलब वर्ब, वर्ब मतलब किसी भी काम का होना, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारी क्रियाएं हैं। और कोई भी क्रिया अपने आप तो नहीं होती, कोई ना कोई उसको करता है, और जो करता है ना उसी को हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सेंटेंस है राकेश क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस के अंदर जो खेलने का काम है वो कर रहा है आपका राकेश। तो राकेश हो गया आपका कर्ता, और कर्ता को आप इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो भाई पहला काम हो गया, हमने सेंटेंस के अंदर पहला अपना कर्ता खोज लिया जो है कि राकेश। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस है दिनेश पंकज को जानता है। दिनेश पंकज को जानता है। इसमें काम क्या हो रहा है? जानने का। काम क्या हो रहा है? जानने का। अब जो जानने का काम है वो कौन कर रहा है सेंटेंस के अंदर? दिनेश पंकज को जानता है।
यानी जो दिनेश है वो जानने का काम कर रहा है, तो यहां हमारा कर्ता क्या हो गया, दिनेश। तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं। तो हो गया आपका कर्ता यहां दिनेश, और हर बार जैसे मैं लिख रहा हूं आपको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखना होगा ताकि आपको याद हो जाए। तो 2 सेंटेंस में हमने कर्ता खोज लिया। तीसरा सेंटेंस है राकेश को राम पढ़ाता है। राकेश को राम पढ़ाता है, तो काम क्या हो रहा है इसमें, इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का। क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का। अब पढ़ा कौन रहा है और कौन किसे पढ़ा रहा है, तो देखो राकेश को राम पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो हमें यहां भी कर्ता मिल गया, तो लिखेंगे इसे, कर्ता जो है हमारा राम है, और कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। आप भी लिख लीजिए। अब चलते हैं हमारे चौथे एग्जाम्पल की तरफ। चौथे एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि उसे मैंने देखा था। उसे मैंने देखा था, तो सबसे पहले इसमें क्रिया क्या है, देखना। ये रहा आपका क्रिया। अब देखो ये देखने का काम कर कौन रहा है, उसे या मैंने। सेंटेंस है उसे मैंने, उसे मैंने देखा था, तो मैंने देखा है ना, काम तो मैं कर रहा हूं, इसीलिए इसमें कर्ता कौन हुआ, मैं। तो हमने यहां भी कर्ता खोज लिया, कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। बस ऐसे ही आप भी नोट करते रहिए और ये हो जाएगा बहुत आसान। एक सेंटेंस और फिर हमारा हो जाएगा कर्ता आज के बाद समाप्त। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इजीली कर्ता को समझ पाएंगे। चलिए, तो अगला सेंटेंस है हमें चाचा जी ने बताया था। हमें चाचा जी ने बताया था, क्रिया क्या है इसमें, बताना। ठीक है जी, क्रिया हमें पता चल गया। कौन बता रहा है और किसे बता रहा है, तो हमें चाचा जी ने बताया था, यानी बताने का काम कौन कर रहा है, चाचा जी। तो ये जो चाचा जी हैं हमारे इस सेंटेंस में, वो होंगे हमारे कर्ता, और कर्ता को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। तो आपने समझ लिया, पहला सेंटेंस में राकेश क्रिकेट खेलता है, इसमें हमारा कर्ता है राकेश, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा सेंटेंस है दिनेश पंकज को जानता है, इसमें दिनेश जानने का काम कर रहा है, इसलिए दिनेश हो गया कर्ता। तीसरे सेंटेंस में राकेश को राम पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राम, इसलिए राम हो गया कर्ता। चौथे सेंटेंस में उसे मैंने देखा था, किसने देखा था, मैंने, तो मैंने हो गया आपका कर्ता। इसमें हमें चाचा जी ने बताया था, किसने बताया था, चाचा जी ने। यानी जब भी कोई काम हो और आप ये खोज सके उस काम को किसने किया है, यानी काम को करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो होगा आपका कर्ता, और कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, और किसी भी सेंटेंस में आप आसानी से सब्जेक्ट को खोज सकते हैं। चलिए अब अगला समझते हैं। तो अगला तो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को समझते हैं, क्योंकि वर्ब बहुत आसान है। अभी समझाने के दौरान मैंने आपको हर सेंटेंस में वर्ब बताया है, क्योंकि जब हम वर्ब को जान रहे थे तभी हमें पता चल रहा था कि काम को करने वाला कौन है। चलिए फिर से आ जाते हैं पहले सेंटेंस में। तो अपना जो पहला सेंटेंस है राकेश क्रिकेट खेलता है, तो भाई हमें इसमें क्या खोजना है, अब वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, और क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी भी काम का होना, जैसे खाना पीना उठना बैठना सोना, मतलब जो भी काम हो रहा हो, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। चलिए, राकेश क्रिकेट खेलता है, तो इसमें जो खेलना है ये है आपका वर्ब, और वर्ब को हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब। लो जी, हमने पहले सेंटेंस में वर्ब भी खोज लिया और कर्ता भी खोज लिया। दूसरा सेंटेंस, दिनेश पंकज को जानता है, तो इसमें क्या काम हो रहा है, जानने का। क्या काम हो रहा है, जानने का। तो ये जो जानना है ना हमारा, यही हमारा है वर्ब, और वर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्रिया।
मैं दोनों चीज़ें लिख रहा हूं और आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, लेकिन पहले अभी समझ लीजिए, आपको लिखने के लिए बहुत समय मिलेगा। तीसरा सेंटेंस है राकेश को राम पढ़ाता है। राकेश को राम पढ़ाता है, तो काम क्या हो रहा है इसमें? इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है? तो इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का। क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का। तो जो पढ़ाना है हमारा वो है इसमें हमारा क्रिया, और क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नंबर चौथा सेंटेंस, उसे मैंने देखा था। उसे मैंने देखा था। इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स अब आप समझ गए होंगे, इस सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है देखने का, और जो देखना है हमारा क्या है? वो है क्रिया, और क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। अब एक सेंटेंस और बचा है, और मुझे पता है अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है। इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको, लेकिन फिर भी चलिए समझते हैं। हमें चाचा जी ने बताया था। हमें चाचा जी ने बताया था, तो काम क्या हो रहा है इसमें? बताने का। तो ये रहा बताना, और जो बताना है वो क्या है अपना? वो है वर्ब, और वर्ब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? क्रिया। तो हमने बहुत आसानी से समझ लिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा वर्ब क्या होता है। अब बचा सिर्फ एक, और वो है कर्म। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और कर्म का मतलब होता है जिस पर काम होता है या जिसकी बात होती है। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब जब भी हम किसी भी सेंटेंस के बारे में या किसी के बारे में बोलेंगे तभी तो बोलेंगे, बिना किसी मुद्दा के तो कोई नहीं बोल सकता ना। कभी हम राकेश के बारे में बात करते हैं, कभी हम रमेश के बारे में बात करते हैं, कभी हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, कभी हम चिड़ियों के बारे में बात करते हैं, कभी हम किसी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़ाई झगड़े के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जो भी सेंटेंस के अंदर हमारा मुद्दा होगा, जो भी सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे होंगे जिस भी चीज के ऊपर, वो होता है हमारा कर्म। ये आसान है। चलिए तो पहला सेंटेंस जिसमें हमने पहले से ढूंढ लिया है कर्ता, और हमारा हो गया है क्रिया। राकेश क्रिकेट खेलता है। राकेश क्रिकेट खेलता है। अब इसमें क्या चीज खेलने की बात हो रही है? ऑफ कोर्स क्रिकेट की बात हो रही है। तो ये जो आपका क्रिकेट है ना, यही है आपका कर्म, और कर्म को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो हमारे पहले वाले सेंटेंस में हमने कर्ता भी खोज लिया, कर्म भी खोज लिया, और क्रिया भी खोज लिया। तो मैंने कहा था ना आपको, कोई भी सेंटेंस हो, इन तीन शब्दों को मिलाकर ही वो पूरा होता है। तो दूसरे सेंटेंस को समझते हैं। इसमें हमें फिर से क्या खोजना है? हमें खोजना है कर्म। दिनेश पंकज को जानता है। दिनेश जो है वो किसकी बात कर रहा है? क्या है मुद्दा इसमें? पंकज। तो ये जो पंकज है ना, ये है अपना कर्म, और कर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। लो भाई, तो दिनेश पंकज को जानता है, दिनेश हो गया कर्ता, पंकज की बात हो रही है इसलिए हो गया कर्म, और जानना हो गया अपना क्रिया। तीसरे सेंटेंस को चलते हैं, समझते हैं। राकेश को राम पढ़ाता है। राकेश को राम पढ़ाता है। तो ये जो काम है वो कौन कर रहा है? राम। और किसके ऊपर ये काम हो रहा है? किसको पढ़ाया जा रहा है? किसकी बात हो रही है? तो भाई बात हो रही है राकेश की, इसी को तो राम पढ़ाता है। तो ये हो गया अपना कर्म, और कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। भाई हम बेसिक पढ़ रहे हैं, और बेसिक में बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को बहुत आसान से पढ़ें और बार बार पढ़ें। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को तो एक बार में ही समझ आ गया होगा कि कर्ता कर्म क्रिया है, लेकिन हमारे कई भाई ऐसे हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े से बेसिक में कमज़ोर हैं, उन्हें भी तो साथ में लेके चलना है। तो चलिए, तो हमने इसमें भी खोज लिया, राकेश को राम पढ़ाता है। तो राकेश जो हो गया हमारा कर्म हो गया, राम हो गया कर्ता, और पढ़ाना हो गया क्रिया। बस दो सेंटेंस और फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी।
तीसरा जो हमारा चौथा सेंटेंस है, उसे मैंने देखा था, उसे मैंने देखा था। यहां किसकी बात हो रही है, क्या है मुद्दा? हर बार बस यही आपको ध्यान रखना है कि भाई जिसकी बात हो रही है वो क्या है, कर्म। तो भाई उसे देखा था ना हमने, उसे उसे तो उसे जो है हमारा हो गया कर्म। भाई इसी को देखने की बात हो रही है और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लो जी, तो हमें मिल गया इसमें उसे जो है वो अपना कर्म और मैंने जो है वो कर्ता और देखना हो गया क्रिया। पांचवा सेंटेंस, हमें चाचा जी ने बताया था। पांचवा सेंटेंस है, हमें चाचा जी ने बताया था। तो भाई बताना तो हो गया हमारा क्रिया, चाचा जी ने बताया था, लेकिन किसे बताया था? तो भाई बताया हमें था, यानी हमारे ऊपर बात हुई थी। तो ये हो गया जी आपका कर्म, और कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और ये रही आपके सामने ये पूरी स्क्रीन, ये रहा बोर्ड और इस बोर्ड पर मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। आपका काम क्या है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, इन सभी चीजों को जैसे मैंने समझाया है, जैसे मैंने समझाया था, ये कर्ता, काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म जिस पर काम होता है, वर्ब मतलब क्रिया, किसी भी काम का होना। उसके बाद मैंने पहला सेंटेंस आपको बता ही रखा है, राकेश क्रिकेट खेलता है। इसी प्रकार से ये 5 सेंटेंसेस हमारे सामने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको वैसे ही लिखिए जैसे मैंने एरो बना के और रॉ बना के लिखा है। आप भी इसे वैसे ही लिख लीजिए और फिर आगे की चीजें अब हम और समझते हैं। तो अब तक आपने सीखा कर्ता, कर्म और क्रिया, और आपको यह भी पता चली गया होगा कि इसके बिना कोई सेंटेंस फ्रेम हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि कुछ सेंटेंस आपके बिना ऑब्जेक्ट के बने, लेकिन उस सेंटेंस को हम इनकम्प्लीट और अधूरा सेंटेंस मानेंगे। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्लियर हो गया। चलिए अब आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। सो आई होप अब आपको कर्ता, कर्म और क्रिया बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि जब हमने क्लास शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये एक वीडियो नहीं है, ये एक पूरी क्लास है और आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो आपके लिए अब कुछ काम भी है, क्योंकि जब मैंने इतनी मेहनत करके आपको कर्ता, कर्म, क्रिया इतने 5-6 एग्जाम्पल्स देके समझा दिया है, तो ये भी तो देखने की ज़रूरत है कि आपको कितना समझ आया है। तो चलिए आपके लिए ये रहे कुछ सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको वही करना है जो मैंने किया है। ऐसे ही एरो बनाकर कर्ता, कर्म और क्रिया को छांटिए और अपने कॉपी में इनको नोट कीजिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी अभी एडमिशन लिया है, तो फिर जब आप मेरे पास आएंगे तो फिर मैं इन सेंटेंसेस को जरूर चेक करूंगा। तो आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी चाहिए एकदम साफ साफ। चलिए अब आगे के पॉइंट्स को भी समझते हैं। अब तक हमने सीखा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अब हमें सीखना है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। चलिए अब इन दोनों चीजों को एग्जाम्पल में समझते हैं। तो मैंने यहां लिखा है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया जो है वो 2 हिस्सों में बट जाती है और उसी को हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। कुछ लोग वर्ब को मेन वर्ब भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहां लिख दिया है, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। चलिए, तो ये जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का एक डेफिनेशन होता है। मेन वर्ब मतलब ऐसी सभी क्रियाएं जिनका सीधे सीधे मतलब निकलता हो और अकेले भी इनका मतलब निकलता हो, जिन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो क्रियाएं हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर जो मैंने लिखा है, जिनका अकेले कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन जब ये वाक्यों में इस्तेमाल होती हैं, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं या लिखते हैं, तब इनका मतलब जरूर निकलता है, लेकिन अकेले ये किसी काम की नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेन वर्ब की, मैं आपसे बोलूं गो, तो आपको ये समझ आता है कि मैं आपको कह रहा हूं जाने के लिए। और अगर मैं आपको बोलूं सिट, तो आपको समझ आता है कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, बैठने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं राइट, तो आपको समझ आता है कि मैं आपको कह रहा हूं कुछ लिखने के लिए। यानी इनका सीधे सीधे मतलब
निकल रहा है। और अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो भाई हेल्पिंग वर्ब का सीधे सीधे कोई मतलब नहीं निकलता। अगर निकलता है तो अगर मैं आपको बोलूं इज, क्या समझ आ रहा है आपको? कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं सिट, तो आपको समझ आ रहा है कि मुझे बैठने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सिट जो है आपका मेन वर्ब है और मेन वर्ब का मतलब निकलता है। अगर मैं आपको बोल दूं वॉज, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोल दूं हैज, समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आएगा। अगर मैं आपको बोल दूं वर, आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आएगा। अगर मैं आपको बोल दूं हैड, तो भी आपको समझ नहीं आएगा। आई होप अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा सब्जेक्ट, हमने सीखा ऑब्जेक्ट, हमने सीखा वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और एक काम और करिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्लास में हैं, तो आपने जैसी ये चीज़ें मैंने यहाँ ड्रॉ की है वैसा ही बिल्कुल अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए और इसे साफ साफ शब्दों में लिख लीजिए। और मैं जानता हूँ आपको ये क्लास बहुत समझ आ रही है। इसके साथ एक काम मेरा और कर दीजिए, क्या आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे या आपसे जो भी कमज़ोर हैं, आपके दोस्त हैं या फिर जो भी लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। बहुत सिंपल सा काम करिए आप, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगा लीजिए इस लिंक को, ताकि हम बाकी लोगों तक पहुँच सकें। चलिए अब बाकी भी चीज़ें सीखते हैं। तो अब हमें सीखना है कॉमन सेंटेंसेस मतलब सामान्य वाक्य, बेसिक कॉन्वर्सेशन मतलब सामान्य वार्तालाप, और माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा परिचय। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कॉमन सेंटेंसेस। कॉमन सेंटेंसेस क्या होते हैं? आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक पेपर है, इस पेपर में ही कॉमन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं करीबन 40 से 50 ऐसे सेंटेंसेस। जब आप शुरू में अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो मेरा मानना है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले ग्रामर सीखो और उसके बाद इंग्लिश बोलना आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से इंग्लिश लोगों को ट्रेन कर रहा हूं और मैंने इस मेथड को नहीं अपनाया। मेरा मानना है कि जब आप डे 1 से ही इंग्लिश सीखने के लिए जा रहे हैं तो कुछ सेंटेंसेस आपको याद कर लेने चाहिए, ताकि आप पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना सीख लें। और इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा है कॉमन सेंटेंसेस बेसिक क्लास में डे 1 में। अब होता क्या है कि जब आप पहली बार क्लास में जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के वाक्यों का सामना करना पड़ता है जिन्हें आप अक्सर हिंदी में बोलते हुए पाए जाते हैं। मैं चाहता हूं क्यों ना इसे पहले दिन से इंग्लिश में बोलना शुरू किया जाए, और वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप क्लास में आते हैं, आपको बोलना हो माफ़ कीजिए सर मैं समझ नहीं रहा हूं, आप इसे हिंदी में बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि इसकी इंग्लिश होती है सॉरी सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग या फिर आई एम नॉट गेटिंग। अगर आपको बोलना हो सर क्या आप दोहरा सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के सेंटेंसेस हम क्लास में पूछते हैं, जैसे कि सर मुझे समझ नहीं आया। कभी कभी आप ऐसा बोलते हैं क्या किसी के पास एक्स्ट्रा कलम है। कभी कभी आप बोलते हैं सर एक बार फिर से बता दीजिए। कभी कभी आप बोलते हैं सर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जैसे इस वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाएं, मुझे पहले से पता था, क्या आपको समझ आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया लेकिन मैं कोशिश करूँगा, माफ़ करना मैं भूल गया था। यानी इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस जब आप शुरू में अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं या किसी क्लास को, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, आपको आने चाहिए। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस की हिंदी और इंग्लिश ऐसे ही वीडियो को यहाँ पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये वो सेंटेंसेस हैं जो शुरू में आपको इंग्लिश बोलने के लिए, एक इंग्लिश बोलने की आदत डलाने के लिए बहुत काम आएंगे। तो ये सेंटेंसेस आपके सामने ये रहे। सो आई होप आपने इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और पहले दिन से ही इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे।
चलिए अब आगे समझते हैं। आगे बात आती है बेसिक कॉन्वर्सेशन और माई सेल्फ की। तो बेसिक कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है हेलो हाय करना। ये एक अलग चैप्टर है, इसे हम बेसिक से अलग कर देते हैं और इसे हम डे 2 में आपको सिखाएंगे, सेकंड डे वाले क्लास में आपको सिखाएंगे। माई सेल्फ इसे भी हम सेकंड डे में पढ़ाएंगे। अब समझने वाली चीज़ हमारे पास बचती है, वो है नंबर 9 पे, जो है 6 सेंटेंसेस, और इसके बाद नंबर 10 पे हम सीखेंगे 6 रूल्स। तो चलिए समझ लेते हैं कि 6 सेंटेंसेस क्या है। 6 सेंटेंसेस समझने से पहले आपको समझना होगा कि सेंटेंसेस होते क्या हैं। जब भी हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये तीनों चीज़ों को मिलाते हैं तब जाके एक सेंटेंस का जन्म होता है, वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। अब सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं और वो प्रकार 6 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इनको समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं 6 सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं आपको एक चैलेंज भी करना चाहता हूं। चैलेंज ये है कि अगर आपने मेरे बताने के बाद, जब मैं ये 6 सेंटेंसेस बता दूंगा और अगर आपने 7वां सेंटेंस भी बता दिया कि ऐसा भी कोई सेंटेंस होता है जो 7वें नंबर का होता है जो मैंने मिस कर दिया, तो अगर आप मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको 10% यानी 10% का आपको छूट दे दूंगा आपकी टोटल फीस में। यानी इसके लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, सेंटेंस जब 6 प्रकार के होते हैं तो पूरी दुनिया में अनेकों प्रकार के सेंटेंसेस हैं। हमें उन सेंटेंसेस को पहले छांटना होगा अलग अलग, उसके बाद सीखेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, कुछ लोग सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस, मैं अब इसका डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आप ध्यान रखें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें सीधे सीधे बोला जाता है, जिसमें ना, नहीं और ना ही कोई प्रश्नवाचक पूछा जाता है। सीधे सीधे जो स्टेटमेंट है उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं मैं जाता हूं, मैंने उसे देखा है, मैंने खाना खा लिया है, मेरा नाम राज है और आप जस्ट इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे मुझे देख रहे हैं, ये सभी सेंटेंसेस अफर्मेटिव थे। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना यानी नकारात्मक बनाना बहुत आसान है। मैं उसे जानता हूं, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव हो जाएगा मैं उसे नहीं जानता हूं। मैंने उसे देखा है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव क्या होगा, मैंने उसे नहीं देखा है। वह अंग्रेजी सीख रहा है, ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव क्या होगा, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। तो अब पूरी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव तो आसानी से पहचान ही सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, लेकिन प्रश्नवाचक के भी 4 प्रकार हैं। क्योंकि देखिए मैंने इंट्रोगेटिव लिखा है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखा है, फिर WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों अलग अलग हैं, तभी तो इनके 4 अलग अलग नाम हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। ऐसा प्रश्नवाचक सेंटेंस जब हम शुरू करें, जब भी हम बोलें, हमारे जुबान से सबसे पहले जो निकलेगा वो होना चाहिए क्या। क्या क्या आपको समझ आ रहा है? क्या आपने खाना खा लिया? क्या वो आपको जानता है? क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्या आप लिख रहे हैं? क्या आपने सारी चीज़ें समझ ली? यानी जो भी सेंटेंस पूरी दुनिया में से जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा वो सभी सेंटेंसेस आपके इंट्रोगेटिव होंगे। क्या होंगे? इंट्रोगेटिव। और वेरी सिंपल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? जो भी सेंटेंसेस क्या से तो शुरू होंगे लेकिन उनमें नॉट का भी इस्तेमाल होगा तो वो हो जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे क्या आपने खाना खा लिया, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसमें नॉट लगा दीजिए, क्या आपने खाना नहीं खाया। क्या तुमने उसे देखा है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? हाँ मुझे पता है, आपको समझ आ गया। क्या तुमने उसे नहीं देखा है।
क्या वह आज आएगा? क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव? क्या वह आज नहीं आएगा? क्या आपने कुछ सुना? क्या आपने कुछ नहीं सुना? यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी अब आप समझ गए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी। अब चलते हैं, जो हमारे 5वें नंबर का सेंटेंस है वो है आपका WH इंट्रोगेटिव। भाई इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव में बहुत फर्क है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, तो इसका डेफिनेशन बहुत इजीली समझते हैं। जिन वाक्यों के बीच में, यानी जब वाक्यों के बीच में प्रश्न आएगा, वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कितना, किसे, एटसेट्रा, यानी ये सब जब चीजें आएंगी प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में, तो हम इन्हें बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव। और जब प्रश्न पहले ही आ जाएगा, सेंटेंस शुरू करते ही आपके जुबान पे क्या आएगा, तो हम उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ ही गया होगा कि इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव में कितना फर्क है। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम WH इंट्रोगेटिव के, जैसे कि आपका नाम क्या है, इसमें प्रश्नवाचक बीच में आ रहा है क्या। तुमने उसे क्यों मारा, इसमें भी प्रश्नवाचक बीच में आ रहा है। वह कब आएगा, इसमें भी प्रश्नवाचक जो आपका कब है वो बीच में आ रहा है। तुम कितने भाई बहन हो, इसमें भी प्रश्नवाचक बीच में आ रहा है कितने। यानी इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्यों के जब बीच में आए तो हम उसे बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। अब कई लोग WH का मतलब नहीं समझते। भाई WH का मतलब होता है व्हाट, हाउ वाले सेंटेंसेस, यानी क्या, कब वाले वाक्य, जिनको हम WH सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अब आप WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो समझ ही गए होंगे। बहुत सिंपल है, वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों तो आएगा, और लेकिन अब नॉट भी आएगा। जैसे कि आपने उसे क्यों मारा, तो भाई ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, आपने उसे क्यों नहीं मारा, यह काम आपने क्यों किया है, WH नेगेटिव, यह काम आपने क्यों नहीं किया है। तो आई होप अब आप समझ चुके हैं कि अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, WH क्या है और WH नेगेटिव क्या है। अगर देखा जाए तो सेंटेंस सिर्फ 3 ही प्रकार के हैं। पहला अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव होता है तो दूसरा भी हो जाता है। दूसरा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव होता है तो आपका तीसरा हो जाता है। और फिर WH और WH नेगेटिव, यानी 3 सेंटेंसेस को जब हम उनके नेगेटिव उनके साथ जोड़ देते हैं तो वो हो जाते हैं 6। अब आपके लिए शर्त ये था कि अब आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलिए, वो सारे सेंटेंसेस इन 6 से परे हो ही नहीं सकते। आप इन 6 से परे कभी भी सोच ही नहीं सकते। आप बोल के देखिए। चलिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, क्या आपने खाना खा लिया, किस में आएगा, भाई क्या से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है, क्या से, तो इंट्रोगेटिव में आएगा। और अगर आपसे मैंने बोल दिया तुमने उसे क्यों मारा, तुमने उसे क्यों मारा, तो वाक्य के बीच में क्यों आ रहा है, तो ये हो गया आपका WH इंट्रोगेटिव, तुमने उसे क्यों मारा। मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। आप बताइए कौन से प्रकार का सेंटेंस है ये, बताइए। अफर्मेटिव है ना, ऑफ कोर्स अफर्मेटिव है। मैं उसे जानता हूं। नेगेटिव क्या होगा, मैं उसे नहीं जानता। और इंट्रोगेटिव, क्या मैं उसे जानता हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे क्यों जानता हूं और मैं उसे क्यों नहीं जानता। अब इस सेंटेंस को आप बताइए, मैंने उसे देखा है। नेगेटिव क्या होगा, मैंने उसे नहीं देखा। इंट्रोगेटिव, हाँ बिल्कुल सही है, क्या मैंने उसे देखा है, क्या मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे क्यों देखा है और मैंने उसे क्यों नहीं देखा। एक सेंटेंस की सिर्फ इतनी ही पलटी मार सकता है वो सेंटेंस 6 प्रकार में। या तो वो अफर्मेटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, या तो WH और WH नेगेटिव होगा।
इसके अलावा ये सेंटेंस किसी और श्रेणी में आ ही नहीं सकता। तो अब हो गया आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान। अब आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस मेरे को बोलिए या मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस YouTube चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं दावा करता हूँ कि वो सभी सेंटेंसेस इन 6 सेंटेंसेस में ही फॉल करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन कर रहे हैं और अगर आप 7वां सेंटेंस बताते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट यानी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फ़ीस में। सो आई होप कि अब तक आप समझ चुके हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और 6 सेंटेंसेस। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है, वो है 6 रूल्स। अगर हम 6 रूल्स को समझ लें तो हमारा हो जाएगा बेसिक कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो भी ये बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है और वो कितना ज़रूरी है। मान के चलिए ये है आपके बेसिक्स और ये रहा आपका इंग्लिश। तो बेसिक्स को जब हम इंग्लिश से ऐसे जोड़ देंगे तो सेंटेंसेस आपके इंग्लिश में ट्रांसलेट होने लगेंगे। तो चलिए जो भी ये इस्तेमाल किया है हमने, जो हमारे ये जो औजार हैं, ये मटेरियल हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि हम सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में बनाएं। लेकिन उससे पहले अब समझते हैं जो हमारा आखिरी है वो है हमारा 6 रूल्स। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। अरे रुकिए, मैं तो ये भूल ही गया कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और आपसे मुझे ये सारी चीज़ें लिखवानी है ताकि अब बेहतर तरीके से समझ जाएं। तो भाई आपको समझ तो आ ही गया ना कि ये 6 सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ काम दे देता हूँ और पता करता हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं। तो भाई ये रहे कुछ सेंटेंसेस आपके सामने। इन सेंटेंसेस को करना क्या है, इन सभी सेंटेंसेस को लिखिए और इनके सामने बस इतना लिख दीजिए कि ये सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा WH नेगेटिव है और कौन सा आपका इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसे एज ए रिमेम्बरेंस, याद करने के तौर पे इनको लिखिए और अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए, आपको और बेहतर तरीके से ये समझ आ जाएगा। चलिए अब आगे सीखते हैं 6 रूल्स। तो चलिए आखिर में अपना आखिरी पॉइंट जो 10वां नंबर है उसे समझ लेते हैं। उसके बाद अपना बेसिक्स हो जाएगा कंप्लीट और फिर हम समझेंगे कि जो भी बेसिक में हमने सीखा है वो कैसे मदद करता है किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के लिए और बोलने के लिए। तो नंबर 10 पे हम सीख रहे हैं 6 रूल्स। अब 6 रूल्स में कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिखी हैं। ये S का मतलब है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला। जब भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको ढूंढना होगा सब्जेक्ट, जो आपको खोजना आता है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार से आपका कोई भी सेंटेंस जो अफर्मेटिव होगा वो इससे ट्रांसलेट हो जाएगा। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपको ये नेगेटिव रूल फॉलो करना होगा। बिल्कुल जैसा ऊपर है वैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना होगा। तो हो गया आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव। जब कोई भी सेंटेंस दुनिया का क्या से शुरू होता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव रूल आपके सामने ये रहा। क्या कर रहे हैं हम, जो ये बाकी चीज़ें हमने लिखी है ना, 5 चीज़ें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अब बस यही है जो 5 चीज़ें कभी आगे कभी पीछे हो रही है, जिसे हम ग्रामर रूल के हिसाब से जानते हैं और हमें फॉलो करना होता है। तो भाई जब क्या से शुरू होगा तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और क्या में नॉट लगा हो तो उसके नीचे वाला रूल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वी और ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस आपका WH हो, WH मतलब क्या, वे सभी वाक्य जिन वाक्यों के बीच में क्या कब क्यों आता है। जब उसकी इंग्लिश बनती है तो आपको सबसे पहले क्या कब क्यों की इंग्लिश लिखनी होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। तो अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो 6 रूल्स हैं ये कैसे मदद करते हैं किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अगर मैं आपको सारी चीज़ें बहुत संक्षिप्त में बताऊं, बिल्कुल छोटे में बताऊं, तो आप इतना समझे होंगे कि अब तक जितनी पढ़ाई हमने बेसिक्स में अभी करी है वो सारी बस यही है आपके सामने। क्या पढ़ा है हमने? सब्जेक्ट पढ़ा है हमने, हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा है, वर्ब हमने पढ़ा है और ऑब्जेक्ट पढ़ा है। अभी तक बस यही पढ़ा है और ये अब आप आसानी से समझ गए हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें करना कैसे है। अब मान के चलिए ये जो है आपका इस तरफ, ये है आपकी हिंदी। अब हिंदी को जो है हमें जोड़ना है इंग्लिश से। बस इस तरफ आपकी हिंदी थी और इस तरफ है आपकी इंग्लिश। कैसे जोड़ेंगे अब वो समझ लीजिए बस। उसके बाद आपको बेसिक्स पूरी तरह से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी पढ़िए, आपको बस इस फॉर्मेट को समझ लेना है, हर चीज आपको आसानी से समझ आएगी। चलो भाई टेंस की बात करते हैं। टेंस तो सुना ही होगा आपने। टेंस कितने होते हैं? टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। तो भाई टेंस हो गया अपना, टेंस पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। हालांकि डिटेल में टेंस बाद में पढ़ेंगे, अभी बस समझ लें कि ये जो हमारे 6 रूल्स हैं वो सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कैसे हेल्प करते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, तो जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 प्रकार हैं। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से जब पास्ट की बात की जाएगी तो भाई पास्ट के भी 4 होंगे। क्या? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 टेंस होंगे। तो टोटल टेंस हो गए हमारे 12। कैसे? भाई 4 हमारे प्रेजेंट के हो गए, 4 हमारे पास्ट के हो गए और 4 हमारे फ्यूचर के हो गए। टोटल हो गए हमारे 12 टेंसेस। तो भाई अगर हम इन 12 टेंसेस को सीख लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 25 से 30% इंग्लिश आपको आ जाती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश आप बोलना भी शुरू कर देते हैं। ट्रांसलेशन तो आपके लिए इजी हो जाता है। चलिए अब जब ये बात आती है कि हमारे टेंस 12 प्रकार के हैं, तो हैं तो वैसे 4 ही, बस 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और फ्यूचर के 4। प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा, फिर फ्यूचर का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा, फिर पास्ट का कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रकार से ये हो जाते हैं 12। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट में, हमारे पास 4 टेंस हैं, इसमें जो सबसे आसान है उसे पहले सीखते हैं। तो भाई सबसे आसान होता है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लो जी हमने लिख दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम इंडियंस हैं तो जब भी हम सेंटेंस या टेंस सीखेंगे पहले हिंदी में ज़रूर सीखेंगे। तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी अपनी एक पहचान होती है जो आपके सामने ये रही। भाई दुनिया में कई प्रकार के सेंटेंसेस हैं, हमें पहले अलग अलग सेंटेंसेस को छांटना होगा और तब जाके हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में। कोई भी सेंटेंस जब वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एटसेट्रा, मतलब और भी इत्यादि, रहा है, रही है, रहे हैं, जब वाक्यों के अंत में आएगा तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब भाई जब मैंने आपको कहा था कि कोई भी सेंटेंस दुनिया का 6 ही प्रकार हो सकता है, तो मान के चलिए कि हमने इसका अफर्मेटिव रूल लिखना है पहले, क्योंकि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो अफर्मेटिव रूल कहाँ से बनता है? यहाँ से। सबसे पहले क्या चाहिए अपने आप को? सब्जेक्ट। लो जी हमने सब्जेक्ट लिख दिया है। फिर क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। भाई हर टेंस का अपना खुद का हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब ये रहा, इज, एम, आर।
उसके बाद क्या चाहिए अपने को, वर्ब, ये लो जी वर्ब लिख दिया हमने। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ये लो जी हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अपना अफर्मेटिव जो रूल है वो इससे बन गया, इस फॉर्मूले से, जो आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसी का आप इसका इस्तेमाल करके, सेकंड वाले का, इसका नेगेटिव रूल बनाएं, तो आप इजीली बना सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। जब आपको पता चल गया है कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो भाई नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देंगे और हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिखेंगे, भाई इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता चली गया, इज एम आर लिखिए, इज एम आर। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है नॉट, नॉट लिखिए। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब, ये V4 कीजिए और ऑब्जेक्ट। तो ये तो नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव। ये जो रूल है वो 6 प्रकार से बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो 6 प्रकार से बदला जा सकता है, 6 पलटियां मार सकता है। कभी वो अफर्मेटिव हो सकता है, कभी वो नेगेटिव हो सकता है, कभी इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव। भाई इससे ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता। तो जो भी सेंटेंस रहा रही वाला है वो भी तो 6 ही प्रकार में होगा, कभी अफर्मेटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी WH और कभी WH नेगेटिव। तो हमने भाई पहले से अपने रूल्स तैयार रखे हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो भाई ये वाला रूल फॉलो करेंगे, नेगेटिव होगा तो ये वाला फॉलो करेंगे, और जब इंट्रोगेटिव होगा तो भाई इंट्रोगेटिव बना लेंगे। इंट्रोगेटिव क्या है, बोल रहा है पहले हेल्पिंग वर्ब, तो भाई हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, तो पहले लिख लो इज एम आर। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट लिख लो। उसके बाद क्या चाहिए, आपका वर्ब चाहिए, ये कर लो V4 और फिर ऑब्जेक्ट। लो जी आपका तीसरा रूल भी बन गया, पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया। यानी आपको पता चल गया जब मैंने 3 रूल्स इसकी मदद से बना लिया, पहला इससे बनाया, दूसरा इससे बनाया, तीसरा इससे बनाया, तो बाकी रूल भी अब आप भी आसानी से बना सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, जितने भी टेंसेस होते हैं उनके खुद के अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और सभी टेंस के खुद के वर्ब्स के भी फॉर्म्स होते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब किसी भी काम का होना। भाई कोई काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ है तो उसके वर्ब का फॉर्म 4 होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है तो उसके वर्ब का फॉर्म 3rd होगा, भाई पास्ट इंडेफिनिट में हुआ होगा तो 2nd होगा। कहने का मतलब ये है जो वर्ब के फॉर्म्स है वो टेंस के हिसाब से बदलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के हिसाब से बदलते हैं। तो यहाँ आ जाइए अब, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, हर बार जैसे जैसे टेंस बदलेगा आपका हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और टेंस बदलेगा तो आपका वर्ब का फॉर्म भी बदल सकता है। तो बदलने वाली बस ये 2 चीज़ें हैं जो बदलती रहेंगी। बाकी ये जो फॉर्मेट है ना, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और आपको इस पे ध्यान भी देना पड़ेगा। थोड़ा सा ये जटिल है तो आप इसको आराम से समझें। अगर वीडियो में समझ ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पीछे कर दीजिए और फिर से मेरी बात को सुनिए ताकि ये समझ आ जाए, क्योंकि आखिरी पड़ाव है, ये समझ आ जाए तो बेसिक हो जाएगा हमारा ख़त्म, और फिर हम ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे और इजीली किसी सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लेंगे। तो भाई हमने अफर्मेटिव रूल लिख लिया है, नेगेटिव रूल लिख लिया है और इंट्रोगेटिव लिख लिया है। अब ये अफर्मेटिव रूल है, एक सेंटेंस लिख के देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है। हमने लिखा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो भाई रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाला खोजना तो मैंने सिखाई दिया है। तो वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो भाई वह की इंग्लिश होती है ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, इज, एम या आर, तो ही के साथ लगता है आपका इज। तो पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, फिर क्या चाहिए, क्रिया।
क्रिया क्या है इसमें? क्रिया है भाई खेलना, खेलने की इंग्लिश PLAY, प्ले। लेकिन आप देखो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? चौथी। तो वर्ब की चौथी फॉर्म का मतलब ही होता है ING जोड़ देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो भाई प्ले में ING जोड़ दो, प्लेइंग हो गया। तो हो गया ही इज प्लेइंग, पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हो गया, चौथा ऑब्जेक्ट। क्या किस खेल की बात हो रही है जो खेला जा रहा है? वो है क्रिकेट, इसे लिख दो। लो जी, हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यही सेंटेंस नेगेटिव में हो जाए कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या करना है भाई? सब्जेक्ट की जगह ही, और उसके बाद इसे मारने में से इज, और नॉट का नॉट, और प्लेइंग क्रिकेट हो गया। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हो जाए क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो भाई क्या वाले में पहले इज मार लगा लो, तो हो जाएगा इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिए ये 6 रूल्स, उसके बाद जो मैंने लिखा है टेंस, और ये टेंस के प्रकार, और सबसे पहले लिखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पहचान लिखिए, और मैंने उसका अफर्मेटिव रूल बना दिया है, नेगेटिव भी बना दिया है, इंट्रोगेटिव भी बना दिया है। अब इसकी मदद से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव रूल बना लीजिए, और इसी सेंटेंस को वह क्रिकेट खेल रहा है का अफर्मेटिव, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है का नेगेटिव, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इंट्रोगेटिव, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, WH, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो भाई 6 सेंटेंसेस आपके यहाँ हिंदी में आ जाएंगे, 6 रूल्स आ जाएंगे, और उसके बाद आप आसानी से इसका इंग्लिश बना सकते हैं। यहाँ हमने खत्म कर दिया है पूरा अपना बेसिक। ज़्यादा समझने के लिए क्या करते हैं, एक सेंटेंस को मैं आपको पूरी तरीके से लिख के समझा देता हूँ कि ये जो 6 सेंटेंसेस हैं और 6 रूल्स हैं, ये इसको कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं एक बार बोर्ड को मिटाता हूँ और फिर से करता हूँ, चलिए देखते हैं। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान मैंने आपको बता ही दिया था, फिर से जान लेते हैं। क्या था? वाक्यों के अंत में था रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा। रहा है, रही है, रहे हैं। इसका जो अफर्मेटिव रूल बनेगा वो भाई यहां से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, ये लिख दिया हमने सब्जेक्ट। फिर क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 होता है और फिर ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस बना के देखो, जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा है। इससे बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही। पहला काम हो गया जी। फिर इज एम आर में लगाना है हमें, तो भाई ही के साथ लगता है इज, दूसरा काम भी हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? खेलना। खेलने की इंग्लिश PLAY, चौथी फॉर्म है तो ING, प्लेइंग। फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट, CRICKET। तो देखो हमने क्या किया, इस फॉर्मेट से बनाया। पहले रूल लिखा, फिर हिंदी, और हिंदी में हमें जैसे जैसे रूल ने बताया हमने इसमें से ढूंढ के उसकी इंग्लिश लिख दी, और ये सेंटेंस हो गया ट्रांसलेट। बात करते हैं नेगेटिव की। तो भाई नेगेटिव का रूल क्या है? ये रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर प्लस में, नॉट प्लस में, V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। मैंने यहीं से बनाया। देखो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का इज एम आर, नॉट का नॉट, और V4 का आपका V4 और ऑब्जेक्ट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लिख लेते हैं। वह क्रिकेट
नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले हमें रूल चाहिए में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही, इसे काट दो। फिर क्या चाहिए? इज एम आर। तो भाई ही के साथ क्या लगता है? इज, इसे भी काट दो। फिर क्या चाहिए? नॉट, नॉट लिख दो और नॉट को काट दो। उसके बाद V4, क्रिया क्या है? खेलना, PLAYING, प्लेइंग, इसे भी काट दो। फिर क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट, CRICKET। तो भाई यही फॉर्मेट है। ये देखो नेगेटिव भी बन गया। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव की बात करें तो देख लो, भी बना के दिखा देता हूँ। इंट्रोगेटिव में कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो भाई हेल्पिंग वर्ब क्या है? अपना इज एम आर है, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। यही रूल है जो वहां से फॉलो हो रहा है। सेंटेंस वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? अब अपने को क्या चाहिए? पहले इज एम आर चाहिए। तो भाई हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट ही था और ही के साथ हमने इज लगाया था, तो पहले इज लगा देंगे, पहला काम हो गया। सब्जेक्ट हमें पता ही है, इज ही। उसके बाद क्या चाहिए? क्रिया, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। और क्या खेलने की बात की जा रही है? क्रिकेट। तो लो जी, ये सेंटेंस भी बन गया। इसको भी हमने वही 3 फॉर्मेट किया। तो क्या चाहिए अपने को? अपने को रूल चाहिए, हिंदी सेंटेंस चाहिए, और रूल के हिसाब से हर बार हम वही खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजते हैं, वर्ब खोजते हैं, हेल्पिंग वर्ब खोजते हैं, और सेंटेंस हो जाता है हमारा ट्रांसलेट। तो भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करके मैंने आपको ये पूरा बेसिक समझा दिया है। आपका काम क्या है कि जहां आपको समझ नहीं आया, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए। सेंटेंसेस आपको नहीं समझ आए हैं, उन्हें कॉपी पर लिखिए, बार बार लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। बाकी कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपको पिला दी जाए और आपको कुछ भी आ जाए, ऐसा तो है नहीं। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझ आए तो बार बार इस वीडियो को देखकर समझना पड़ेगा। तो बस मैं आपसे अब यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा होगा, और ये जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उसे आपने अगर अपने कॉपी पर लिखा है तो ये दिखाता है कि आप इंग्लिश को लेके कितने डेडिकेटेड हैं और सही में आप सीखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इस वीडियो को पूरा अभी तक यहाँ पर देखा है। अब आगे की जो क्लासेस हैं नंबर 2, क्योंकि ये तो डे 1 था जिसमें मैंने आपको A to Z बेसिक पूरी समझाने की कोशिश कर दी है, अपनी जान लगा दी है। अब आप अपनी जान लगा दीजिए, उसके बाद तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सो आई होप ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इसे वीडियो नहीं क्लास समझिए। जैसे एक टीचर पढ़ाता है और उसके बाद आपको होमवर्क देता है, फिर बाद में वो चेक भी करता है, तो मैं चेक भी करूंगा अगर आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। क्या करना है अब आपको? भाई ये सेंटेंसेस हो गए, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझा दिया। अब मैं आपको ये रहे कुछ सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। लेकिन ट्रांसलेट करने का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस के नीचे उसका रूल लिखिए और तीसरे नंबर पे उसे ट्रांसलेट कीजिए जैसे मैंने किया है। पहले आप सेंटेंस लिखिए, उसके बाद इस रूल को इसके नीचे लिखिए और फिर उसे ट्रांसलेट कीजिए। इसी प्रकार से इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप इसको और आसानी से समझ जाएंगे। भाई टेंस हो गया है बहुत आसान अब, क्योंकि जब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख लिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, बस यही पहचान होगा, 6 रूल होंगे और सेंटेंस 6 प्रकार के ही होंगे। तो आई होप अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो भाई एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, और कोई भी आपका दोस्त जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसे इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि जो हमने इतनी मेहनत की है, ये वीडियो रात को बन रही है जब सभी सो रहे हैं ताकि आवाज़ थोड़ा
कम हो और मेरी आवाज़ आपको साफ समझ आए। आई होप कि आप मेरी मेहनत को समझ पा रहे हैं, और ये सब हो रहा है सिर्फ मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश सीखने के लिए मुझ पर बिलीव करते हैं और वो सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो अगर आपने सारी चीज़ें लिख ली हैं तो कल आइए, आगे की चीज़ें कल पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे लेसन का वेट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाय।